है मदारी और नाच करे बंदर। आप सबसे गुजारिश है कि व्यवस्था बनाए जब एक एक जनता, एक एक व्यक्ति खुद को सिपाही समझे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, खास तौर पर जब आप जंतर मंतर पर पिछले साल जल और पल विधेयक को लेकर अनशन पर बैठे थे, पूरा देश आंदोलित हुआ था। एक ऐसा व्यक्तित्व हमें चाहिए तो देश को रास्ता दिखा सके। हमने ये सोचा कि अन्ना चूंकि साफ छवि के हैं, कोई दाग नहीं है, वो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उस मंच पर भी वही लोग होना चाहिए तो निश्चित रूप से खुद साफ है। शहीदों के साथ उन शहीदों को नमन करने वाला एक संगठन, हमने नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर सोनी से बात की, रिटायर्ड नायब तहसीलदार जय सिंह बेनीवाल से बात की कि आप लोग चूंकि निष्कलंक हैं, कोई दाग नहीं है। अन्ना ने अनशन शुरू किया, धीरे कारवां बढ़ता गया, लोग आते गए और चूंकि भगत सिंह चौक पर स्थान की कमी थी और आखिरकार हमें कलेक्ट्रेट के सामने अनशन स्थल बनाना पड़ा। दरअसल ये मुल्क लेट लतीफी का शिकार है। कैसे लोग दे दिए, कैसे शासक दे दिए अपनी उस कमी को जो वक्त होने के बाद भी आपको जगने नहीं देती, जबकि होना ये चाहिए कि मुल्क की जनता, मुल्क के लोग, मुल्क के समाज सेवी, मुल्क के पत्रकार, मुल्क के लेखक, मुल्क के नाटककार और आम लोग वक्त से पहले जाग जाएं। हम अपनी उस कमी के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। हमसे जो पहले लोग हमारे मुल्क को चलाने वाले हुए, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया इस देश में किस चीज का वायदा संविधान ने किया और क्या हमें मिल गया। इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को उसने दो काम दिए। एक तो उम्मीदवारों की जांच परख करना, उम्मीदवारों की, पार्टियों के उम्मीदवारों की नहीं, उम्मीदवारों की जांच परख करना, और दूसरा शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराना। सिर्फ दो काम। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से, जिसका संविधान ने उसे हक नहीं दिया था, उसने एक जनप्रतिनिधित्व कानून का खाका पेश कर दिया, जिसे उस समय के लोग जो संसद में थे उन्होंने उसे पास कर दिया। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान ने इसकी कोई कल्पना ही नहीं। नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि पार्टियां तानाशाह बनती चली गई, लोगों की समस्याओं से अपने को दूर करती चली गई, और होते होते हाल ये हो गया कि वो संसद जिसमें शुरू में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, नागपाई, मधुलिमय जैसे लोग हुआ करते थे, आज उस संसद में ठग, दागी, अपराधी, बलात्कारी लोग बैठे हुए। और इस संसद का हाल ये है कि इस संसद ने देश को धोखा देना शुरू कर दिया। इस देश में किसान आत्महत्या करता है, ये संसद बात नहीं करती। इस देश में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, संसद में बहस नहीं होती। आम आदमी के हाथ से उसके बेटे की अच्छी पढ़ाई का अधिकार छिन जाता है, संभावना खत्म हो जाती है, संसद में बहस नहीं होती। सारी पार्टियों के लोग, मैं जिम्मेदारी से उनका नाम ले रहा हूँ, वो लोग इस देश के हितों के खिलाफ तो खड़े ही हुए, इस देश को धोखा देने के काम में। जय हिंद। कि जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उन लफंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरूं पर पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। एक देशभक्ति की भावना लेकर आए हैं भवानी सिंह कविया।
गर नि सा गर नि सा गर नि सा गर नि सा नि सा नि सा गर सा नि सा ग म नि सा ग म नि सा ग म पा 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 ग म पा नि दा ग म ग सा नि दा ग म नि म पा ग म ग रे सा नि नि पा ग म ग रे सा हल्दी घाटी में समर लड़ो बच्चे तक रो असबार कठे मायड़ थारो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे महाराणा प्रताप कठे हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो चेतक रो असबार कठे मायड़ थारो एक लिंग दीवान कठे महाराणा प्रताप कठे और महाराणा प्रताप के बारे में जो विख्यात कवि मानू ने लिखा है पांचों है इतिहास में मायड़ तेरा टूट चला मेरे पांचों है इतिहास में मायड़ तेरा टूट चला पान लजायो नहीं थारो रणधीरा से सरदार बना नर ना हरियो अकबरी से नारे आगे हिंदुआ सूरज में बाण रतन हिंदुआ सूरज में बाण रतन महाराणा प्रताप कठे थारो फूट कठे एक लिंग दीवान कठे महाराणा प्रताप कठे। और कहना चाहेंगे कि बांध कर सर पर कफन सरहद पर खड़े होते हैं कि बांध कर सर पर कफन सरहद पर खड़े होते हैं जब याद आती है घर की तो चुपके चुपके रोते हैं वो क्या समझेंगे मेरे दिल की आह मेरे दिल की तड़प जो नेता सरेआम संसद में सोते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो अभिनंदन। मैं इस गरिमामय मंच से आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि 2.5 से 3 मिनट के लिए आप मेरी बात को गौर से सुने, मेरे मन की भावना से जुड़ने का प्रयास करें। कहना चाहूंगा कि किस्म की किस्मत बुलंद होती है, मात्रा की यात्रा बहुत छोटी होती है। महत्वाकांक्षा का मोती कर्मठता की सीपी में पलता है। फूल की सुगंध तो केवल हवा की दिशाओं तक जाती है, लेकिन हमारे अन्ना हजारे के सद्गुणों की सुगंध राष्ट्र के कोने कोने तक जाती है, कोने कोने तक जाती है। गम पे क्या सजाए दिल, खुशी का श्रृंगार है, जल रहा दिया मगर जमीन पे गरीबों का पसीना बह रहा है, ये पानी बहते बहते कह रहा है। गरीबों का पसीना बह
पानी बहते बहते कह रहा है, कभी वो दिन भी आएगा ये पानी रंग लाएगा, कभी वो दिन भी आएगा ये पानी रंग लाएगा, ये पानी रंग लाएगा। गरीबों के घरों तक चल के खुद भगवान आएगा, गरीबों के घरों तक चल के खुद भगवान आएगा, ये पानी रंग लाएगा। गरीबों का पसीना बह रहा है, ये पानी बहते बहते कह रहा है, कभी वो दिन भी आएगा। मंजिल के लिए वो रुक नहीं सकता, ये सर कर तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। कि हम अपने खून से वतन की धरती पर अमन के फूल खिला देंगे, जो हमसे टकराएगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। लीजिए मैं छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने पेश करता हूँ। ये नेताजी और मैं इनका सेक्रेटरी, आज जो क्या चल रहा है, लीजिए आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, आपको जिनका इंतजार था वे आ गए, आपके दुख दर्दों का नाश करने वाले आ गए, विनाश करने वाले और ये सर्वनाश करने वाले आ गए। अब नेताजी से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द नेता को, जनता को यहाँ के कहें। आइए बोलिए सर। पन्ना तो मैं घर पे भूल गया। क्या हुआ सर? अरे जो तूने पन्ना दिया तो मैं घर पे भूल गया। अरे कुछ भी बोल दीजिए सर, जनता है सुनती है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो विधवाओं पे? अरे नहीं सर, अभी इस गांव में कोई विधवा नहीं है, हमारे कदम तो भी बड़े इस गांव में, तो बात का बेटे रहे। अच्छा मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मुझे चाहने वालों, अब बरसों से बर्बादी को झेलते आ रहे और फिर भी दंड पेलते आ रहे। आप लोगों की ये दशा देखकर मुझे उल्टी आ रही है। अरे उल्टी नहीं, आंसू आंसू ही बोल रहा था। देखो वो तो में जबान फिसल गई थी। अब नेताओं की जबान फिसल तो जाती है, बुरा मत। अबे चुप। हाँ तो मैं कह रहा था, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको यही डरा करेंगे, बिल्कुल। अरे चुप। हाँ तो मैं कह रहा था, तुम्हें किसी से जरूरत नहीं है। अरे उखाड़ फेंकिए आपको सर। अबे चुप। उन गंदी राजनीति वालों को जिन्होंने आपका शोषण एक साथ किया है, और हम आपका शोषण धीरे धीरे करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, मैं प्रत्येक बेरोजगार भाई को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा। मुझे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, प्रत्येक को 500 रुपए। ये झूठ बोल रहा है भाई। प्रत्येक बेरोजगार 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा। अरे सर 500 रुपए फोकट के पाकर ये लोग क्या करेंगे पता आपको? अरे मेरी तरह बचत खाता खोलेंगे और क्या? अरे नहीं सर, इनमें आप जितनी काबिलियत कहाँ है सर। मैं आपको जानता हूँ, जब आप कारी लगी पैंट पहनते थे, रोटी पर मिर्च डाल के खाते थे, सरकार को कोसते थे, मुंह चलता था इंकलाब जिंदाबाद, गरीबों का उद्धार करेंगे जिंदाबाद। और जब से स्विस बैंक में खाते खुले हैं, सब कुछ भूल गए सर। नहीं सर, ये लोग जुआ खेलेंगे, चोरी करेंगे, मतलब गुंडागर्दी करेंगे।
तब तो और भी अच्छा है, फर्जी वोट डालने के काम आएंगे। मैंने बोला दे दी क्या? अरे सॉरी, दे दी क्या? क्या सर? अरे क्या हो रहा भाई उधर? अरे भाई क्या बात है सरपंच जी? अरे क्या हो रहा, पता लगा उधर क्या हुआ? हाँ सरपंच, क्या दंगा? अरे बाप रे, हंसने का डायलॉग नहीं, रोने का डायलॉग। रोके बोलिए सर, ऐसे डायलॉग रोके बोलिए, सर रोके बोलिए। देश में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, अरे गाँव-गाँव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, हमारे खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। सर, हाँ? ये तो गर्व का है, हंसने का डायलॉग है, हंसने का क्या बोल रहे हैं? घोटालों में घोटाले हो रहे हैं, अरे घोटालों पे घोटाले हो रहे, मेरे पेट की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे सर, हाँ? ये तो रोने का डायलॉग है। अब कभी हंसाता कभी रुलाता, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ? मेरे बाप का नौकर नहीं, आप इस जनता के नौकर हैं। अरे वो तो मैं हूँ। अरे सर, आप इस जनता के नौकर होते तो कितना अच्छा होता सर। आप इस जनता के नौकर नहीं है, आप इस जनता के नौकर होते तो आपके खाते स्विस बैंकों में नहीं होते, आपके पास सरेशन गाड़ियां नहीं होती, ये टूटी सड़कें नहीं होती, ये फूटी गलियां नहीं होती, सब बेरोजगार नहीं होते और मासूमों के साथ बलात्कार नहीं होते। अरे चंपक, ये चंपक, अरे मैं तो तुझे चंपू ही समझता था। मैं कहता हूँ सर, अभी भी वक्त जाग चाहिए, अभी भी जाग चाहिए, जनता जाग रही है सर, और अन्ना जी के साथ चाहिए सर, अन्ना जी का साथ दीजिए, हाथ नीचे हो जाएगी सर। अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद। काश मेरे जैसे सब भ्रष्ट नेताओं की आंख खुल जाए तो सच में हमारा देश महाशक्ति बन जाए, हमारा देश महाशक्ति बन जाए। लेकिन भ्रष्टाचार में नेता और अफसर ही दोषी नहीं है, आप सब भी भागीदार हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दे, रिश्वत ना ले और ना ही दे। और हाँ, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो चर्चाएं तो बहुत करते हैं पर वोट देने नहीं जाते, इसलिए वोट देने जरूर जाएं और सही कैंडिडेट को चुने जो ईमानदार हो, जो भ्रष्टाचार नहीं करता हो। नहीं तो ये भ्रष्ट गुंडे यही सरकार में आएंगे और फिर देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए सही नेता को चुने और वोट देने जरूर जाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जिसको अन्ना से बात करनी हो वो सीधे तौर पर ईमेल के जरिए बात कर सकता है। ईमेल का पता मैं आपको देता हूँ, janatantraMorcha@gmail.com, janatantraMorcha@gmail.com। अन्ना का ये कहना है कि मेरे नाम पर प्यार से, मोहब्बत से लोगों ने बहुत सारे संगठन बना लिए हैं। अब सारे लोगों को जनतंत्र मोर्चे में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये बदलाव की लड़ाई है। छोटे छोटे कुनबे बनाए रखने से काम नहीं चलने वाला। मैं बीच में व्यवधान बना, अब आप हजरत जिलानी साहब को सुनिए। चौथी दुनिया के चीफ एडिटर मोहतरम जनाब संतोष भारतीय जी और सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम सम्मानित हनुमानगढ़ की ये आम जनता, आज हिंदुस्तान एक अजीब दौर से गुजर रहा है। जिस तरीके से आज हम और आप इस महीने में आज के दिन के गर्मी की करवट देख रहे हैं कि कभी तेज कभी मध्यम, कभी लू की शक्ल कभी लपट की शक्ल, इस तरीके से आज हिंदुस्तान का माहौल है। नौजवान रोजी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, बेरोजगारी सर चढ़ करके बोल रही है, आम नौजवान को कहीं रोजी रोजगार नहीं। हिंदुस्तान का आम मजदूर, आम किसान परेशानी के हालात से अपनी जिंदगी, अपना जीवन बसर कर रहा है। महिलाओं की, बच्चियों की, बालिग हो या नाबालिग, आज उनकी इज्जत, मान, मर्यादा, शान जिस तरफ देखो ठेस ही ठेस पहुंच रही है। अजीब मजाज है मुल्क का, इस देश का अजब माइंड हो चुका है। और इस देश में ये वातावरण, ये माहौल
ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई, इनका पैदा करने वाला राम भक्त नहीं हो सकता। राम के दिशा निर्देश पे चलने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। वो रावण ही भक्त हो सकता है, रावण ही की कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है। आज हनुमानगढ़ की धरती पर, जिसे कहा जाए कि हनुमान के गढ़ में भ्रष्टाचारी रावणों का सत्यानाश करने के लिए राम भक्त अन्ना हजारे आपके सामने मौजूद है। हिंदुस्तान के आम जनता की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, कोई ऐसा बहादुर, कोई ऐसा योद्धा हिंदुस्तान के किसी हिस्से से नहीं उठा, हिंदुस्तान के किसी कोने से नहीं चला कि अपने गांव को, अपने शहर को, अपनी कुटिया, अपने हुजरे को, अपने आराम को, अपने सुकून को तर्क करके हिंदुस्तान की गली गली का खाक छानते हुए चलता और ये सोच को लेकर के कि चलूं हिंदुस्तान के आम जनता की समस्याओं का समाधान निकालूं, हिंदुस्तान के आम पब्लिक के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूं, जो उनके मसाइल हैं उनका हल करूं। आज आप देखिए, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे कर्नाटका की सरकार हो, इलेक्शन आज हो रहा है। हिंदुस्तान के जितने प्रांत हैं, हिंदुस्तान के जितने स्टेट हैं, हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं, जिस तरफ जिस प्रांत के वर्ग को पन्ने को उठा करके देखो तो एक अजीब सी शक्ल नजर आती है और उस शक्ल में, उस सूरत में, वो तस्वीर में सिवाय कालिक और स्याही के कुछ नजर नहीं आता है। हम उजाला ढूंढने चलते हैं, हमें अंधेरा मिल जाता है। हम रोशनी की तलाश में चलते हैं, हमें वो अंधेरी गलियां नजर आती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हनुमानगढ़ की धरती का नौजवान, हनुमानगढ़ की धरती के रहने वाले ये बाशिंदे, ये वासी हमेशा बहादुर और योद्धा के तरीके से हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की लड़ाई में भागीदारी और हिस्सेदारी के लिए अपना भरपूर योगदान देते रहे। इसलिए थोड़ी देर आपसे वार्तालाप, गुफ्तगू डिस्कस करके रुखसत होना चाहूंगा। आज हिंदुस्तान के आम जनता के जीवन का सवाल है, हिंदुस्तान के आम पब्लिक की जिंदगी का सवाल है। इन भ्रष्टाचारी नेताओं ने हिंदुस्तान का कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिवाय विनाश के अलावा विकास के बारे में नहीं सोचा है। हमें और आपको अब सोचना पड़ेगा, जब ये वोट लेकर के हमसे बड़े बड़े वादे करके हमारे विकास की हमें तस्वीर दिखा करके पार्लियामेंट में विराजमान होने के बाद वो अपना विकास सोचते हैं, हिंदुस्तान के आम जनता का विकास नहीं बल्कि विनाश को सोचते हैं। इसलिए हमें संकल्प लेना होगा, हमें शपथ लेनी होगी श्री अन्ना हजारे जी के इस 28 पर इस मंच से कि आने वाला दौर अब हिंदुस्तान की दिल्ली में, उस पार्लियामेंट में एक भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आम जनता का वो आदमी बैठेगा जो हिंदुस्तान को नई तस्वीर देना चाहता है, नई शक्ल देना चाहता है, नई सूरत देना चाहता है। इससे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा जो गीत पेश किया या जो नाटककारों ने नाटक पेश किया। काश जिस तरीके से अभी एक नाटकी नेता ने अपने नाटक के दौर से अपने नाटक को करके अन्ना हजारे की इसमें हम जोड़ करके कहा कि मैंने भ्रष्टाचारी जो रूप था उसको उतार करके फेंक दिया और अन्ना हजारे अपने आप को मैंने आपके मिशन से जोड़ लिया। अभी वक्त है ऐ भ्रष्टाचारी नेताओं, चाहे प्रांतीय हो या राष्ट्रीय, अपने इस भ्रष्टाचारी चोले में आग लगाकर हिंदुस्तान के आम जनता के विकास के खातिर अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ जाओ, वरना नेता क्या तुम्हें ये रूप भी नजर न आएगा जिस रूप में तुम रहकर अपने आप का विकास सोच रहे हो। वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। हमारे पास कोई हथियार न था, हमारे पास कोई बागडोर न थी, हमारे हाथों में कोई ऐसी चीज न थी जिसके जरिए से हम इस लड़ाई को लड़ सकते थे, इस मुहिम को चला सकते थे, इस आंदोलन में शामिल हो सकते थे, इस तरीके से एहतजाज कर सकते थे। आज हमारे पास ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर बड़े फख्र से, बड़े गर्व के साथ सीने को चौड़ा करके सर को आसमान की तरफ उठाकर कह सकते हैं
कि ऐ रब्बे कदीर तेरा शुक्र है देश सही दुरुस्त कि अन्ना हजारे जैसा ईमानदार व्यक्ति देश की आम जनता के लिए हमें दे दिया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली की धरती पर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बिक्री होगी, बल्कि बंजर जमीनें खत्म हो जाएंगी, हर तरफ जब थल नजर आएगा। आज अन्ना हजारे जैसी शख्सियत हनुमानगढ़ की धरती पर आपके सामने मौजूद है। अन्ना हजारे को क्या लेना देना है, संतोष भारतीय को क्या लेना देना है, आपका ये खादिमी सेवक सूफी जिलानी को क्या लेना देना है, लेकिन नहीं, हमारे नाम के आगे जिलानी से पहले सूफी जुड़ा है। अन्ना हजारे के नाम से पहले हृदय से निकला हुआ वो शब्द संत जुड़ा है। संतोष भारती के नाम से पहले वो उमंग, वो उठान, वो सोच, वो फिक्र जो एक संत और सूफी की होती है वो जुड़ी हुई है। आज उस उमंग को लेकर के हमें एक जवाब देना है। जब अल्लाह पूछेगा, वो ईश्वर पूछेगा, वो मालिक पूछेगा कि ए मनुष्य, ए बंदे, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था अपने खिदमत के लिए नहीं, अपने विकास के लिए नहीं, अपनी तरक्की के लिए नहीं, बल्कि जनमानस की तरक्की के लिए, समाज की कामयाबी के लिए। पियाऊ लगाया जाता है, गर्मी का मौसम है, गर्मी का महीना है, कुआं खुदवाया जाता है, नल लगवाए जाते हैं, पाइपलाइन बिछाई जाती है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ सूफी जिलानी इस पानी को पिए, नहीं, हिंदुस्तान का हर समाज का व्यक्ति पानी पिए। आज उस सोच को लेकर के अन्ना हजारे हनुमानगढ़ की धरती पर मौजूद हैं। आज देखिए कि जिन्होंने आपसे वादे किए, जिनको आपने सोचा और सोच समझ करके जिनको चुना, जिनका इंतखाब किया, जिनका सिलेक्शन किया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, विधानसभा में जाकर के एमएलए हुए, मिनिस्टर मंत्री हुए, लेकिन बदले में हमें और आपको क्या मिला, इस आम जनता को क्या मिला, इस आम पब्लिक को क्या मिला, सिवाय दुख के, सिवाय दर्द के, सिवाय कष्ट के, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, इसके भागीदारी हम और आप भी हैं। हम और आपने जज्बात में बह करके, भावनाओं में बह करके हमने और आपने उन पर विश्वास किया, एतबार किया, और वो विश्वास घाती निकले। उस एतबार का उन्होंने खून किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मायूसियां इंसान को जीने नहीं देती, मायूसियां इंसान को जीने नहीं देती। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, उठो हनुमानगढ़ से, आवाज दे दो। अन्ना हजारे जी, जो मुहिम आपने छेड़ी है, इस मुहिम को अन्ना हजारे जी हनुमानगढ़ से लेकर के चलते हुए दिल्ली के उस रामलीला मैदान पर पहुंचेंगे, और फिर एक इंकलाब बर्पा होगा, फिर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, और फिर भ्रष्टाचारियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पार्लियामेंट से बाहर लाकर अच्छे इंसानों का सिलेक्शन करके उस लोकसभा में भेज करके, ताकि हिंदुस्तान का सही विकास हो सके, हिंदुस्तान की सही कामयाबी हो सके। आज हिंदुस्तान जिसे हम और आप सोने की चिड़िया कहते थे, हिंदुस्तान जिस पर बाहर के मुल्क वाले नाश करते थे, आज इस मुल्क में सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय करप्शन के, सिवाय बदअमनी के, सिवाय जात पात के, सिवाय धर्म मजहब के, सिवाय आपसी इख्तलाफात के कुछ नहीं है। ये देन किसकी है? हमारी नहीं, आपकी नहीं, इन सफेद पोश पॉलिटिकल पार्टियों की देन है, सियासी जमात की देन है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे प्रांतीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, समाजवादी या बीएसपी के लोग हों, इन लोगों को बताना होगा, और बताना इस तरीके से होगा ताकि इनके लिए सबक हो जाए कि हमने आज तक जो किया वो गलत किया। अब हमें उस सोच में तब्दीली लानी होगी, चेंजिंग लाना होगा, और वो चेंजिंग जिसको अन्ना हजारे जी ने सिलेक्शन किया है, और उस सिलेक्शन में हिंदुस्तान के आम जनता के न्याय का मसला है, इंसाफ का मसला है। और इस आजादी की दूसरी लड़ाई जो छेड़ी गई है जनतंत्र मोर्चा के नीचे, जनतंत्र यात्रा के तले, इस मुहिम में आप सब सिपाही हैं, और ये मुहिम आपकी मुहिम है, छेड़ा अन्ना हजारे जी ने है, मगर दरअसल ये देश का मुहिम है, हिंदुस्तान वासियों की मुहिम है। ये लड़ाई अगर कामयाब हो गई तो इसमें देश का और आपकी कामयाबी है। लिहाजा आने वाला समय तरक्की लेकर के पुकार रहा है, आप इस मुहिम से जोड़ेंगे। अपनी बात को ज्यादा न करते हुए खत्म करूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अन्ना हजारे का जनतंत्र मोर्चा पाइंदाबाद। किसी ने बहुत मशहूर शायर ने कहा,
खामोश रहे हम तो पहल कौन करेगा, उधरे चमन में फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों के चक्रव्यूह में जो उलझे रहे हम, उत्तर की समस्याओं का हल कौन करेगा। और आज वो शख्स मौजूद है, वो इंसान जो देवता बनकर, एक देवदूत बनकर हमारे बीच में आया है, और वो शख्सियत अन्ना हजारे जो लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। हम विनम्र आग्रह करेंगे परम आदरणीय अन्ना हजारे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद, अपना उद्देश्य, अपना मकसद सही करें और हम एक मार्गदर्शन हमारा करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। आदरणीय भारतीय जी, आदरणीय जिलानी साहब, मेरे सामने बैठे हुए वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, आदरणीय व्यक्ति, सभी भाइयों और बहनों, हनुमानगढ़ में आने के बाद यहाँ का जो आयोजन और यहाँ के युवकों का मैं जोश देखा, जिस जोश से युवक नारा लगा रहे थे, वो जोश देखकर मैं भी 75 साल का युवक बन गया लड़ने के लिए। एक तो पहले मुझे प्रेरणा मिली थी स्वामी विवेकानंद, उम्र के 26 साल में, और 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि जीना है मेरे देश के सेवा के लिए और मरना है देश और समाज के सेवा के लिए। ये मैं तय किया उम्र के 26 साल में। खतरा लग रहा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए सोचा शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश के सेवा में लगे, ये मेरी धारणा बन गई और इसलिए सोचा शादी नहीं करना। 75 साल की उम्र में भी वही विचार है। मेरा घर है गांव में, रालेगंज सिद्धि। 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में गया नहीं। 3 भाई हैं, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं। कहीं अवार्ड मिल गए 55 लाख रुपए के, उसका भी ट्रस्ट कर दिया। कुछ ब्याज आता है, 30-35 गरीब बच्चों की शादी कर देता, पैसा बैलेंस नहीं रखता। सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, मंदिर में रहता हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन मैं अनुभव किया और के अंदर एक छोटा सा परिवार करना था, बन गया बड़ा परिवार। एक छोटे परिवार में दुख होता है, ये मेरा, ओ मेरा, ए मेरा, ए मेरा। तो जन्म में आया खाली हाथ से, तुझे जाना खाली हाथ से, इधर क्या है मेरा? कुछ मेरा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया करप्टेड लोग, गए घर। पहली लड़ाई हमने शुरू की महाराष्ट्र में, सूचना का अधिकार। 26 जनवरी 1950 में जनता इस देश की मालिक हो गई। प्रजासत्ताक मनाया हम, जिस दिन प्रजासत्ताक मनाया उस दिन जनता इस देश की मालिक हो गई। ये मालिक ने एमएलए और एमपी को भेजा सेवक बोल के कि हम मालिक बन गए, तिजोरी हमारी है, आप जाइए हमारी तिजोरी का सही व्यवस्थापन करिए बोल के सेवक के नाते भेजा। पूरे ऑफिसर जनता के सेवक, जिनको हम चुन कर दिया वो भी जनता के सेवक। मालिक कौन? जनता। चित्र क्या है? जो मालिक है उनको बना सेवक और जो सेवक है वो बन गए मालिक, उल्टा हो गया। इसलिए कोशिश है लोगों को जगाना है। जनतंत्र मोर्चा और जनतंत्र यात्रा, जनतंत्र मोर्चा जो बना है वो इसलिए बना कि ये मोर्चा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालेगा, ये सिर्फ जनता के तरफ से संघर्ष करते रहेगा, संघर्ष जनता के हक के लिए संघर्ष करते रहेगा। इसी के वो जनतंत्र यात्रा, वो किस लिए है? जनतंत्र। जनतंत्र कहाँ है? जनतंत्र 26 जनवरी 1950 में इस देश में हम प्रजासत्ताक मनाया और सब लोग हम कह रहे हमारे देश में जनतंत्र आ गया, लोकशाही आ गई, प्रजातंत्र आ गया। जनतंत्र का अर्थ है जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र। हमारे जो कानून बनते हैं,
कानून तो विधानसभा और लोकसभा में बनते हैं, लेकिन ड्राफ्ट जो बनते हैं वो जनता का सहयोग लेकर ड्राफ्ट बनाना चाहिए। ये है जनतंत्र। लेकिन कहाँ है आज जनतंत्र रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? ये जगाने के लिए हम बाहर पड़े हैं। आज जनतंत्र नहीं रहा, इसका कारण इस जनतंत्र में पक्ष और पार्टी तंत्र ने अतिक्रमण किया। पार्टी निकालकर इलेक्शन लड़ाना, चुनाव लड़ाना और चुन कर आकर सत्ता में जाना और सत्ता में जाकर ये जनतंत्र को नेस्त नाबूद करना, ये संविधान में कहाँ बताया? संविधान में कहीं पर भी नहीं। संविधान क्या कह रहा है? जनतांत्रिक गणराज्य। जनता ने इंडिविजुअल आदमी को सिलेक्शन करना, चारित्रशील, और ऐसे लोगों को संसद में भेजना, ये हमारा संविधान कर रहा है। लेकिन इस पर जनतंत्र पर जो अतिक्रमण हुआ कि पक्ष और पार्टी ग्रुप बनने दिए और ग्रुप बनाकर चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर सत्ता में आ गए। और उसके कारण क्या हुआ? कई पक्ष और पार्टियां जो बन गई वो भी सत्ता और पैसा के होड़ में लगी। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। समाज देश कुछ रहा नहीं। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। जैसे हिंदू आदमी कोई मरता है तो 4 लोग कंधे पर उठा कर ले जाते हैं। मुस्लिम भाई कोई मरते हैं तो डोली में बंद करके ले जाते हैं। क्रिश्चियन भाई कोई मरते हैं तो पेटी में बंद करके ले जाते हैं। आज कई पक्ष और पार्टी के लोगों को ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, इतने चेयर से चिपक गए। सेवा भाव नहीं रहा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की याद नहीं रही, सेवा भाव नहीं रहा। मेरा कहना कि हम बाहर पढ़े हैं, वो इसलिए पढ़े हैं कि संविधान में पक्ष और पार्टी की जिक्र कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये अतिक्रमण हुआ है हमारे जनतंत्र पर, पक्ष और पार्टियों का। और उसमें जो स्पर्धा लगी तो स्पर्धा में क्या हो गया कि हर पक्ष और पार्टी ये सोचने लगी सत्ता में आने के लिए कुछ भी करना पड़े, परवाह नहीं, सत्ता में आना। और फिर क्या हुआ? गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे लोगों को पक्ष और पार्टी ने टिकट दिया। सत्ता में आना है ना, ऐसे लोगों को टिकट दिया। हर पक्ष और पार्टी सिर्फ टिकट दिया इतना नहीं, चुन कर भी लाया। और इसके कारण क्या हुआ? गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू ऐसे लोग गए विधानसभा और लोकसभा के पवित्र मंदिर में। आज देखते हैं संसद में 163 लोग दागी बैठे, 163 लोग दागी है संसद में। वही स्थिति राज्यों की है। क्या होगा इस देश का? 163 लोग दागी हैं, 35 मंत्रियों में 15 मंत्रियों पर तो आरोप है। क्या होगा इस देश का? इसकी सोच आप हमने करनी है, आप हमने ये सोच करनी है। हम लोग किया है अपने जीवन में, यह तय किया। इसके कारण मृत्यु हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं। मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु का भय नहीं। और हमारी ऐसी धारणा है, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु होना, इसके बजाय समाज और देश के भले के लिए मृत्यु आ गया तो हमारा सौभाग्य है। देश, समाज और देश के भले में ये हमारी धारणा है। मृत्यु का भय नहीं। कई बार मुझे जेल में डाल दिया, मंत्रियों ने जेल में डाल दिया। मैं बोला डालो, सवेरे नाश्ता 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है, ना फर्क पड़ता है, जेल में डालो। अरे जेल में जाना ये अलंकार होता है जीवन में, अलंकार। हाँ, खून किया, मार पिटाई की और जेल में गया तो दोष है। समाज और देश के भले के लिए लोग जो लोग जेल में जाते हैं वो उनका अलंकार बनता है, अलंकार। देखा ना आपने? देखा तिहाड़ जेल की बात? तिहाड़ जेल है? कुछ कारण नहीं। मैं जहाँ रुका दिल्ली में, वहाँ 3 गाड़ी आ गई और मुझे उठाया, घर से उठाया और लेकर गए मुझे। मैं बोला क्या कारण है वो तो बताओ, मेरा कसूर क्या है वो तो बताओ। मैंने आपके आंदोलन से शांतता भंग होने वाली है। अरे मैं बोला 40 साल से मैं आंदोलन कर रहा, कभी शांतता का भंग हुआ नहीं, और आज कैसे होगा? बोले अभी होने वाला है। मैं बोला आपको क्या सपना आ गया? तो मैं बोला चलो आपकी इच्छा है ना, चलो जेल चलते हैं कोर्ट के सामने।
कोर्ट में लेकर गए। कोर्ट ने पूछा आप जामीन देने वाले हैं? मैं बोला नहीं दूंगा, जेल में भेजो, मुझे पसंद है, मैं जामीन नहीं दूंगा। अब जेल में गया, 4 बज गए तिहाड़ जेल में जाने के लिए, दिन भर उसमें लगे। फिर हमें कपड़ा दिया, जेल कैदी को कपड़ा, चादर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए चादर, और कमरा में गया। मैं बोला थोड़ा आराम करेंगे, बोल के चादर बिछाया, थोड़ा सा लेट गया। फिर से 2 पुलिस की गाड़ी आ गई, ऑफिसर, और कहने लगी आपकी सजा माफ हो गई। अरे माफ हो गई? अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ मैं जेल में आया, आधा घंटा भी नहीं हुआ, अरे माफ हो गई, कैसे हो गया? मैं बोला मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे जेल में रहना है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। फिर वो ऑफिसर मुझे कहने लगे आप जेल से बाहर नहीं जाते तो हमारे आईजी साहब से मिलो, आईजी साहब के पास चलो। मैं बोला चलो। तो आईजी साहब के दफ्तर में गए तो आईजी साहब वही कहने लगे आप जेल से बाहर आ गए, अभी अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं बोला आपको मिलाने के लिए लाया ना, आप भी वही कह रहे। तो मैं वो आईजी साहब को कहा अगर मुझे जेल में वापस नहीं जा सकता तो मैं जेल के बाहर भी नहीं जा सकता, आपके दफ्तर में बैठूंगा, मुझे उठाकर बाजू में निकालो, धक्का मारो, मैं नहीं जाऊंगा। 3 दिन रहा उनके दफ्तर में, 3 दिन। और उसके बाद रामलीला मैदान बताया। मेरा कहने का मतलब है क्या प्लान था, अन्ना को जेल में डालना। रामदेव बाबा को जो किया ना, रामदेव बाबा को रात को लाठीचार्ज किया और प्लेन में बिठाया और हरिद्वार लेकर गए, यही प्लान मेरे बारे में था, जेल में डालना और अन्ना को बताना आपकी सजा माफ हो गई, आपको जहाँ से लाया वहाँ हम छोड़ देते हैं करके अन्ना को गाड़ी में बिठाना, सीधा एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, और यहाँ वहाँ एयरफोर्स का प्लेन रेडी रखा था, वो प्लेन में बिठाना और सीधा पुणे लेकर जाना, तो आंदोलन नहीं होगा। लेकिन मैं जब बोला कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो उनका प्लान ही बिगड़ गया। ये प्लान करने वाला कौन था पता है? अरे पी चिदम्बरम, इसने प्लान किया। इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना इनके दिमाग में नहीं है। लेकिन हम लोग अभी समय आ गया है, आप हम सब मिल गए ना। एक दिन मैं कभी सोचा है जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे तब तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक प्रयास करते रहूंगा। क्या करना है, क्या करना है? अब ये आसान हो गया, हम आसान हो गया, ये इस बात को आसान हो गया कि पक्ष और पार्टी के लिए संविधान ने कहीं पर भी कहा नहीं। अभी हम पूछ सकते हैं इलेक्शन कमीशन ने ऐसे पार्टियों को किस आधार पर मान्यता दी? क्या आधार है संविधान का? आधार नहीं है, आधार नहीं है। इसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे कानून कार्रवाई से भी जाएंगे और एक दिन जनता का विजय होगा, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। ये जो हम जनतंत्र लाना ना, अभी पक्ष और पार्टी तंत्र का अतिक्रमण हो गया, जनतंत्र नेस्तनाबूद हो गया। अभी फिर से हम इस देश में जनतंत्र ला सकते हैं, ला सकते हैं, जनतंत्र ला सकते हैं। इसकी चाबी जनता के हाथ में है, जनता के हाथ में है। लेकिन जनता अपने शक्ति को भूल गई। शराब के बॉटल लेता और वोटिंग करता, 500 रुपए 1000 रुपए के नोट लेकर वोटिंग करता। यही भगत सिंह के बलिदान की कीमत है, 500 रुपए 1000 रुपए। हम भारत माँ की कसम लेकर अभी प्रतिज्ञा करनी है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की, उस कुर्बानी की कसम लेकर प्रतिज्ञा करनी है कि आगे आने वाले कोई भी इलेक्शन में मैं भ्रष्ट है, गुंडा है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा करूंगा, बस ये चाबी है जनता के हाथ में। अगर ये चाबी लग गई ना तो पूरा परिवर्तन आ जाएगा। आज ये गुंडा अंदर गए हैं या खुद गए? जो अंदर गुंडा गए हैं ये क्या अपने आप गए हैं? एक तो पक्ष और पार्टी ने उनको टिकट दिया, ये पहला दोष। पक्ष ने पार्टी ने टिकट दिया, ये पहला दोष। और दूसरा,
पक्षार पार्टी ने गलती किया, लेकिन मैं मतदार राजा है ना, राजा है ना, मैं गलती करना ठीक नहीं था। एक तो पक्षार पार्टी ने गलती किया और दूसरे मतदाता ने गलती किया। 500 रुपया लिया, 1000 रुपया लिया और गुंडा को अंदर भेज दिया और रास्ता ओपन कर दिया विधानसभा और लोकसभा में। ये हमें बदलना है, असंभव नहीं है, संभव है। सिर्फ हम लोगों ने प्रतिज्ञा करनी है, तो ये देश में बदलाव आएगा। जनतंत्र फिर से, जैसे जनतंत्र पर पक्ष और पार्टी तंत्र का अतिक्रमण हुआ, उस अतिक्रमण को हम सब निकालकर पक्ष और पार्टी तंत्र को नेस्त नाबूद करके जनतंत्र लाना है देश में, तब ये सब बदल जाएगा। और ये असंभव नहीं है, संभव है। अभी कई लोग बोलते हैं जनतांत्रिक गणराज्य, फिर ये लोग अंदर जाएंगे एक एक आदमी, फिर उसमें सभापति कौन बनेगा, ये इसकी आप चिंता मत करो। सिर्फ चारित्रशील लोगों को अंदर भेजो बस। वो सब सोचेंगे, ये पक्ष और पार्टी के लोग नहीं है, चारित्रशील लोग, वो सब सोचेंगे सत्ता में कौन बैठना, विरोधक में कौन बैठना, सभापति कौन, वो सब सोचेंगे। सिर्फ चारित्रशील लोगों को अंदर भेजना है। और चारित्रशील लोग कौन? कई लोग मुझे पूछते हैं ये चारित्रशील लोग तो दिखाई नहीं देता। मैं बोला अरे चारित्रशील लोग है, आपको दिखाई नहीं देता, आपका चश्मा का ग्लास थोड़ा बदलो। वो चश्मा का ग्लास है ना, वो ठीक नहीं है, तो चश्मा को बदलो। आज अच्छे लोग हैं, समाज में अच्छे लोग हैं। जनता ने अपने अपने मतदार संघ में, ये संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, संविधान कह रहा है, आप पढ़िए संविधान। संविधान कह रहा है कि जनतांत्रिक गणराज्य में जनता ने अपना उम्मीदवार को सिलेक्शन करना। हो सकता है 5, 6, 7, 8 आगे आ जाएंगे, आने दो, नेट पर डालो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमांक कौन है, उसकी शॉर्टिंग करो। और ऐसे चारित्रशील लोग जो होंगे, जनता ने उनको भेजना है इंडिविजुअल। ये तो अभी जनतंत्र लाने तक की बात कर रहा हूँ, जनतंत्र आने के बाद तो इसकी जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक सब बदल जाएगा। चारित्रशील लोग जब संसद में जाएंगे तो लोकपाल आएगा, राइट टू रिजेक्ट आएगा, एक नया भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। यही कहते हुए मैं मेरे शब्दों को यही पर पूर्ण भारत माता की